स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया था, आज अपने फर्स्ट चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर उठाते हैं। वो चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर्स है। पॉलिटिकल का 6 चैप्टर्स होगा आपकी बुकों में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, इनकी क्या जरूरत पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी भी चर्चा करेंगे अपन इसमें। ऐसे संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर संगठनों को बनाने की क्या भूमिका रही। जब कोई संगठन बनता है तो उसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि होती है। उन पृष्ठभूमि को जानने के लिए अपन कोशिश करेंगे। और ऐसे दुनिया में क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का काम क्या है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अपन काम भी देखेंगे। जैसे कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था शीत युद्ध में कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल रहता है 1914 से लेकर 1918 तक। ये 3 राष्ट्रों के, जैसे कि अपन ने चर्चा कर ली थी प्रथम विश्व युद्ध की। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था मित्र राष्ट्र और धनी राष्ट्रों के बीच में हुआ था। ये भी आप जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व जब युद्ध होता है किसी में, तो आज ज्यादा से ज्यादा नरसंहार होता है, मानव जनधन की हानि होती है। अब प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया तो उसमें भी ऐसी जाहिर सी बात है मानव जनधन की हानि हुई होगी, बहुत बड़ी तबाही बची। अब इस तबाही को आपको पता होगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। इस व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। जब प्रथम विश्व युद्ध जब 1918 में समाप्त होता है तो कुछ उसके नियम होते हैं, उस संधि के साथ होता है। वो संधि होती है इसकी पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बड़ी तबाही मचती है, नरसंहार होता है, बहुत जनधन की हानि होती है। तो फिर वुडरो विल्सन सोचता है दुनिया के जो मित्र राष्ट्रों की विजय होती है, इसमें किसकी विजय होती है? मित्र राष्ट्र। जैसे कि यहाँ तक अपनी कहानी चल चुकी है कि प्रथम विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1914 से लेके 1918 तक था। जब ये समाप्त होता है तो कुछ नियम के आधार पे होता है, और वो किस संधि के आधार पर होता है? उस संधि को अपन बोलते हैं, विराम की संधि को पेरिस की संधि। अब यहाँ तक समझे आप, किनकी विजय होती है? 2 सेनाओं के बीच में लड़ा जाता है, मित्र राष्ट्रों धुरी राष्ट्रों के बीच में। तो धुरी राष्ट्रों की क्या होती है? वहां अपमानजनक स्थिति होती है, या अपन कहें कि उसकी बुरी तरीके से हार हो जाती है, और मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है। अब प्रथम विश्व में जो तबाही हुई थी, अब इस तबाही को कुछ अच्छे जो इतिहासकार थे, अच्छे वैज्ञानिक, अपन कैसे राजनीतिक थे, वो इस नरसंहार को के बारे में उन्होंने सोचा कि अब ऐसा विश्व में दूसरा विश्व युद्ध नहीं लड़ा जाना चाहिए। इससे क्या होगा? अपना जनधन की हानि होगी। तो उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति था वुडरो विल्सन। इससे एक संगठन की ऐसी, इस पेरिस की संधि में ऐसा प्रावधान था कि अब आगे जैसे देश क्या करेंगे? इस प्रकार की नरसंहार जैसे तबाही को जन्म नहीं देंगे। इस संधि के तहत युद्ध विराम हो जाता है। इस युद्ध के विराम के बाद एक ऐसे निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाता है। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है बच्चों कि अब ऐसा लड़ाई झगड़े वगैरह जो युद्ध वैसे स्थिति पैदा नहीं करेंगे आपस में। जो सबसे ज्यादा निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाता है इस पेरिस की संधि में, और उसमें दुनिया में जो निशस्त्रीकरण पर बल दिया जाता है वो अपना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस पेरिस की संधि के बाद तमाम देश क्या करते हैं? एक संगठन की स्थापना करते हैं, और उस संगठन का नाम होता है राष्ट्र संघ। किसकी स्थापना करते हैं ये? पेरिस की संधि के बाद एक संगठन की स्थापना होती है। वुडरो विल्सन कहता है कि अब जो तमाम देश हैं मित्र राष्ट्र, पेरिस की संधि में ये भी कहा था गया था जो मित्र राष्ट्र विजय हुए हैं वो अपने दुनिया में वैश्विक स्तर पर निशस्त्रीकरण पर बल देंगे, ताकि आगे
ऐसे युद्ध ऐसी हालात पैदा ना हो, या जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ है इस टाइप के विश्व युद्ध ना हो। तो वो किसकी स्थापना करते हैं? राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं। और जो रूडो विल्सन होता है उसके कुछ विचारों को वहां की संसद मानने कम मानती है, मतलब उसमें मतभेद रहता है उसकी संसद और उसके बीच में। तो ये राष्ट्र संघ जो होता है, अब जो जर्मनी धुरी राष्ट्र में था, अब ये धुरी राष्ट्र में जर्मनी की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध में अपमानजनक स्थिति में वो पराजित होता है। अब वो द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी करता है। जैसे 1918 के बाद आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध होता है। द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल रहता है, द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल रहता है 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक। ये किसका रहता है? द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल। अब ये राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इस राष्ट्र संघ का उद्देश्य ऐसा कहा गया था पेरिस संधि में कि तमाम देश अब निशस्त्रीकरण पर, जो मित्र राष्ट्र हैं, मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर धुरी राष्ट्र कुछ उसमें निशस्त्रीकरण पर बल देंगे। लेकिन जैसे कि अभी मैंने बताया हालात क्या हुए, कुछ उल्टे हुए और जर्मनी फिर क्या करता है, अपनी संगठन ताकत और जोड़ लेता है और जो जर्मनी होता है वो पोलैंड पर आक्रमण कर देता है 1 सितंबर 1939 को। अब जैसे ही 1939 को संगठन ये खत्म हो जाता है, क्योंकि इसी संगठन की स्थापना किसके उद्देश्य से की गई थी? इसका उद्देश्य था कि दुनिया में अब इस टाइप के विश्व युद्ध लड़े न जाए, निशस्त्रीकरण पर बल देंगे। लेकिन जर्मन अपनी अपमानजनक स्थिति का बदला लेने के लिए अपना कह सकते हैं अपन, तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी किसके ऊपर आक्रमण कर देता है? पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर देता है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, जो भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच में होता है। ठीक है। अब जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो कुछ राजनीतिक इसमें शामिल होते हैं। तो बड़ी बड़ी महाशक्तियों का उदय होता है, जैसे कि अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जब विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसमें विजय किसकी होती है? मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। और जो मित्र राष्ट्र होते हैं उनमें दो महाशक्तियां हमारे लिए सामने दिखती हैं। एक सोवियत संघ की, एक आती है पूंजीवादी विचारधारा में अमेरिका। ये दो महाशक्तियों का उदय हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। अब इस द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर चर्चिल, जैसे कि अपन इन वैज्ञानिकों के नाम शीत युद्ध में पढ़ ली हैं। और सोवियत संघ काल की भी रहता है स्टालिन, सोवियत संघ का रहता है अपना स्टालिन। अब ये मित्र राष्ट्र में ये कहते हैं कि अब अपन ने ऐसा संगठन बनाना चाहिए, ऐसे निशस्त्रीकरण पर बल देना चाहिए, क्योंकि अपन ने प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे पेरिस सम्मेलन राष्ट्र संघ की स्थापना की, लेकिन उसका कोई उद्देश्य नहीं निकला। उसका उद्देश्य क्या था कि निशस्त्रीकरण पर शांति सुरक्षा दुनिया में कायम करेंगे, लेकिन ऐसा सिद्धांत नहीं हो पाया। लेकिन अब हमें ऐसा संगठन बनाना चाहिए कि दुनिया में इस प्रकार की नर तबाही दोबारा से हमें देखने को ना मिले। तो फिर संगठन की स्थापना करते हैं और उस संगठन को बोलते हैं अपन यूएन या संयुक्त राष्ट्र संघ। और अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश मिस्टर चर्चिल और स्टालिन अब क्या काम करते हैं? एक बैठक का आयोजन करते हैं और ये बैठक का आयोजन होता है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। अब इस वाशिंगटन डीसी में इस यूएन की या यूनाइटेड नेशन की कुछ पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। कुछ ऐसे संगठन बनाने के बारे में सोचते हैं कि दुनिया में अब ऐसे युद्ध जैसे हालात पैदा ना हो, यानी निशस्त्रीकरण पर अपन अधिक से अधिक बल दे सकें। तो कहाँ ये आयोजन होता है? 1944 में। ये व्यक्ति 1944 में वाशिंगटन डीसी में एक सम्मेलन का आयोजन करते हैं और इस सम्मेलन में इस यूएन की कुछ पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। इस यूएन को बोलेंगे अपन संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन। इस सम्मेलन की इसमें प्रस्ताव रखा जाता है रूजवेल्ट, मिस्टर चर्चिल और स्टालिन के माध्यम से। कब? 1944 में। कहाँ आयोजन होता है? अमेरिकी शहर है वाशिंगटन डीसी में।
इसके बाद इसकी पृष्ठभूमि तैयार कर ली जाती है। और इसके पृष्ठभूमि का क्या उद्देश्य है? इस पृष्ठभूमि का उद्देश्य रहता है दुनिया में शांति और सुरक्षा जैसे स्थापना करना, जो राष्ट्र पिछड़े हुए हैं उन्हें बराबर आर्थिक सहायता करना। इसका पहला मेन उद्देश्य जो रहता है, द्वितीय विश्व में जो नरतवाई हुई है, ऐसी अब नरतवाई हमें बार बार देखने को न मिले, या दुनिया में हमें एक शांति कायम कर सके, शांति सुरक्षा की दृष्टि से एक राष्ट्र मित्रवाद रूप से रह सके, इस यूनाइटेड नेशन का काम रहता है। इसकी स्थापना की जाती है यूएन की। इसका उद्देश्य अपन ने देख लिया, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा इसका मेन उद्देश्य रहता है। इसकी स्थापना की जाती है 24 अक्टूबर 1945। किसकी स्थापना हो जाती है? यूएन, संयुक्त राष्ट्र या इसी को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। कब स्थापना होती है? डेट को ध्यान रखें आप, 24 अक्टूबर 1945 को क्या बन के तैयार हो जाता है? एक संगठन बन के खड़ा होता है और उस संगठन का नाम रखते हैं यूएन या यूनाइटेड नेशन। अब इस संगठन की कुछ पृष्ठभूमि है, इसमें जो वर्तमान में सदस्य थे वो भी देखेंगे अपन इस यूनाइटेड नेशन को। यहाँ से अपना चैप्टर शुरू होगा, बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा आपको। यूएन के अंग भी पढ़ेंगे अपन, कुछ और संगठन भी आप अपने जो चैप्टर्स में दिए हैं उन संगठनों की अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि यूएन अपन ने देखा 24 अक्टूबर 1945 को क्या बनता है? यूनाइटेड नेशन बनता है। जब ये संगठन बनता है उसमें कितने शामिल होते हैं? जब सम्मेलन आयोजन किया गया 51 देश शामिल थे जब ये सम्मेलन किया गया था 1944 में। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन बनता है तो उसमें 51 से कितने सदस्य जो हस्ताक्षर करते हैं वो कितने रह जाते हैं? 50। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसकी यूनाइटेड नेशन की? तो 193। ये भी आप ध्यान रखें, जब बन के खड़ा हुआ था संगठन तब उसमें कितने तरह से शामिल हस्ताक्षर किए थे? तो 50 देशों ने हस्ताक्षर पर साइन किए, हस्ताक्षर किए थे। किससे? सदस्य देशों ने क्या किए? हस्ताक्षर। कितने थे? 50 थे। 51 एक कहां गया वो भी आगे देख लेंगे अपन। और वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें? वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 113। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मुख्यालय कहाँ है वो भी देखेंगे, इसके क्या अंग है वो भी देखेंगे। इसकी पहले आप स्थापना को अच्छे से ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टों में पूछी जाएगी या तो डायरेक्ट मिलेगा यूएन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यूएन पर अपन संक्षिप्त टिप्पणी इसी टाइप से लिखना होगा। कि स्थापना कब हुई इसकी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत क्या की गई? शांति और सुरक्षा की दृष्टि से इस यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। अभी अपन ने देख लिया रूजवेल्ट, स्टेलिन और विंस्टन चर्चिल जैसे राजनीतिकों के माध्यम से। इसमें जब जो देश शामिल थे 51 देशों ने इस संगठन पर भूमिका निभाई थी, लेकिन हस्ताक्षर करने की जब नौबत आई तो कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? उस पर 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। अब ये यूनाइटेड नेशन बन जाता है। तो यूनाइटेड नेशन में आज वर्तमान में अपन देश सदस्य देशों की संख्या की बात करते हैं तो सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 193 है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब इसकी कुछ मुख्यालय और उसकी बात कर लेते हैं। देखें, इसका मुख्यालय जो है अमेरिका में है। मुख्यालय की बात करते हैं, न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क शहर कहां पड़ता है? अपने यूएसए, अमेरिका में। हडसन नदी के किनारे या मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। इसका आप मुख्यालय भी ध्यान रखें, यूएन का कहां है? न्यूयॉर्क में।
न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। किस किस नदी के किनारे है? तो हल्टन नदी के किनारे मैनहट्टन द्वीप पर क्या बनाया गया? यूएन का मुख्यालय बनाया गया है। अब बात करते हैं इसके लिए क्या 17 एकड़ जमीन रूजवेल्ट ने दान की थी? किसके लिए? इसी के लिए। इस यूएन जैसे संगठन के लिए रूजवेल्ट ने क्या काम किया था? 17 एकड़ जमीन दान दी थी। वो 17 एकड़ जमीन पर कितनी जमीन भी बनाए थे? 17 एकड़। 17 एकड़ जमीन पे बना है और 39 कितना है? मंजिला है। 39 मंजिल है जो यूनाइटेड नेशन का कार्यालय, मुख्यालय कह सकते हैं अपन इसे। कितनी जमीन पर फैला है? तो रूजवेल्ट के द्वारा दान की गई थी 17 एकड़ जमीन। कितने मंजिल बना हुआ है? तो 39 मंजिल बना हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है जी। आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ हल्की हल्की सी चर्चा अपन ने कर ली। अब और चलते हैं। कहते हैं यूनाइटेड नेशन बना तो दुनिया में किसका उद्देश्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा स्थापित करना। तो शांति सुरक्षा स्थापित करना तो समस्त देश इसमें शामिल है। जैसे कि अभी अपन ने बोला वर्तमान में 193 देश शामिल है। यहां तक आपको एक कहानी समझ में आ गई कि वर्तमान में क्या है? 193 देश शामिल होंगे। चर्चा अपन ने कर ली। अब बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी शांति सुरक्षा कायम करने के लिए इसका मुख्यालय भी देख लिया अपन ने कि कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अब इसमें कुछ इसके संविधान है इसका, उस संविधान को बोलते हैं अपन चार्टर। जब जब आपको किताब में आपकी बुक में क्या लिखा हो? चार्टर लिखा हो। उस चार्टर को बोलते हैं इसका संविधान। इसका एक अपना संविधान है और उस संविधान को क्या बोलते हैं? चार्टर। अब इसका कुछ ध्वज भी है। जैसे कि आपने अपने बुकों में पहला ही बुक लेने जाओगे आप तो बुक में पहले यहाँ कहीं इस टाइप की आपकी बुक आएगी। ये तो नहीं आपकी बुक, तो उसमें आपको जो वो फोटो बना होगा यूनाइटेड नेशन का, तो आप उसमें देख सकते हैं किस टाइप से इसकी मंजिला इमारतें बनी हुई है और किस टाइप से उसका ध्वज है। तो इसका जो ध्वज होता है वो इस टाइप से है। कुछ ध्वज का मतलब है झंडा। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसकी ध्वज का कलर कैसा है? हल्का सफेद कलर का है। इस सफेद कलर में दो जैतून के आकार इस टाइप से दो जैतून की वक्राकार क्या है? पानियां बनाई गई हैं। इस वक्राकार आकार के बीच में यहाँ क्या है? पूरे विश्व का मैप है या विश्व का नक्शा है। इसका क्या है? झंडा है। मतलब अपन कह सकते हैं ध्वज। ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? हल्की कहानी देखते चलो। ध्वज की पृष्ठभूमि हल्की सफेद है। इसमें दो जैतून के वक्राकार आकृति है और जैतून के वक्राकार आकृति के बीच में एक क्या है? वर्ल्ड का मैप है। ये इसका क्या है? नक्शा है। ठीक है, तो सॉरी ध्वज है। ये आपको कहानी समझ में आ गई। अब इसके कुछ कार्यकाल की भाषा के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी भाषा, किस भाषा में इसका कार्यक्रम किया जाता है? जो भी कार्य किया जाएगा इसमें अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे तो किस भाषा में उठाए जाते हैं? तो कार्यकाल की जो भाषा रहती है इंग्लिश रहती है, अंग्रेजी रहती है और फ्रांस। अंग्रेजी और फ्रांस भाषा में इसका कार्यक्रम किया जाता है। जो भी इसका कार्य किया जाता है अधिकांश अंग्रेजी और फ्रेंच की भाषा में किया जाता है। मुख्य कार्यकारी भाषा होती है। लेकिन कुछ भाषा और है, मंदारियन भाषा भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस भाषा को भी आप ध्यान रखें। मंदारियन भाषा बोली जाती है दुनिया में। तो इसकी जो कार्यकाल की भाषा होती है, कार्य की जो कार्य करने की भाषा होती है, पत्र वगैरह लिखने की जो कौन सी होती है? अंग्रेजी और फ्रांस होती है और मंदारियन भी। और भी भाषाएं जो इंपोर्टेंट है वो आप अंग्रेजी और फ्रांस रखें। देखिए अपन ने ध्वज देख लिया। इसका एक संविधान है और उस संविधान को क्या बोलते हैं अपन? चार्टर। और क्या है? भाषा की बात हो गई, मुख्यालय की बात हो गई, कहाँ स्थित है ये भी बात। वर्तमान में कितने तरह से देश शामिल है? तो 193 देश शामिल है। दक्षिणी सूडान 2012 में जोड़ा गया है जो 193 देश है। यहां तक आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की कहानी समझ में आ गई होगी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंग
कुछ अपन इस टाइप से बना लेते हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो अंग हैं वो कितने हैं? 6 अंग। अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं अपन। पहला है महासभा, इसको अपन और अच्छे से बना दे रहे, समझ में आ रहा है। देखो पहला क्या है? महासभा। महासभा की सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद के बाद आता है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या है? एक एक को अपन क्लासिफाइड करेंगे बिल्कुल। अभी अंग कितने हैं ये बात कर रहे हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके बाद है न्यास परिषद। न्यास परिषद के बाद है, देखो एक महासभा हो गई, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक न्याय आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया। अब इस न्याय परिषद के बाद है अपना अंतर सचिवालय, इसके बाद आएगा अपना यहाँ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और अगला जो अपना हो गया है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और लास्ट में आ जाएगा सचिवालय। ये क्या है? इसके संयुक्त राष्ट्र के या यूनाइटेड नेशन के अंग हैं, जिन्हें आप याद रखेंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये क्या है इनके? ये नहीं लिखा, अच्छे से लिखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। और अगला है सचिवालय। देखो जी क्या आपको क्रम से 6 जो अंग हैं ऐसे ही पूछ लेगा कि संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं, तो ये 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये क्या है? इसके अंग हैं। अब जिन सारे चीज इनके मुख्यालय की चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इनका एक एक का क्लासिफाइड देखेंगे कि सुरक्षा परिषद का काम क्या है, महासभा का काम क्या है, आर्थिक सामाजिक परिषद का क्या काम है, इसमें कितने देश शामिल हैं, न्याय परिषद का काम क्या है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का काम क्या है और सचिवालय अपने अपने हिसाब से क्या काम करता है। सारे एक एक क्लासिफाइड करके अपन पढ़ेंगे। अभी इनके कुछ मुख्यालय की बात कर लें। ये सारे के जो मुख्यालय हैं आपके, ये सब कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में, मतलब यूएसए। इस डायरेक्ट मुख्यालय पूछ लेगा सुरक्षा परिषद। ये भी कहाँ है? अपना सचिवालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में और यूएसए। अकेला बचा क्या अपने पास? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है हेग शहर में। हेग कहां का शहर है? नीदरलैंड का। इसको आप बहुत इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। ये तो आप क्या कर लोगे, एक ही ट्रिक से याद कर लोगे, लेकिन इससे ज्यादा पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय रखना आप हेग शहर में है। हेग शहर किस देश का शहर है? तो नीदरलैंड में पड़ता है अपना हेग शहर। जो बाकी सबके मुख्यालय कहाँ है? तो बाकी सबके मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर, जहां इसका जो यूएन बना है वही है। ठीक है, इसकी स्थापना बाद में होगी, अपन देखेंगे 1946 में। चर्चा अपन एक की बात कर लेंगे बिल्कुल। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, महासभा को उठाएंगे, इसके बाद सुरक्षा परिषद को पढ़ेंगे, आर्थिक सामाजिक को पढ़ेंगे, न्यास को पढ़ेंगे, अंतरराष्ट्रीय और सचिवालय।
एक एक की कहानी अपन नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। जहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूएन किस उद्देश्य से बनाया गया था, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। जब भी कोई आप संगठन को उठा के पढ़े या जब भी कोई आपकी बुकों में जो संगठन दिया हो तो पहले उसके कारण देखें कि इस संगठन को बनाने के पीछे क्या कारण थे, या कारण जब आपको पता चल जाए उस संगठन की तो फिर उसकी बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। अब स्थापना भी पता चल जाए तो फिर उसका मुख्यालय खोजा करो कि मुख्यालय उसका कहाँ है। जब मुख्यालय भी पता चल जाए आपके लिए तो फिर आप उसको उसकी बैठक जाने के लिए क्या उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या करना है, किस उद्देश्य के लिए ये संगठन खड़ा किया गया था। ऐसी एक चीज आप संगठनों के बारे में हमें एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में महासभा को पढ़ेंगे, सुरक्षा परिषद को, अंग है एक एक अंगों के बारे में अपन पढ़ते चलेंगे।